हेलो, या वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सेट ऑफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आरजीएस में सवाल आया और जब सवाल आया तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर इसमें लग क्या रूल्स रहे हैं, कैसे किस टाइप से काम हो रहा है। आज हम सबको समझेंगे। आज हम पूरा 2 प्रिंसिपल समझेंगे। ऑर्डर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है सिर्फ सिवाय 2 टॉपिक के। एक ऑर्डर 8 रूल 6, एक ऑर्डर 8 रूल 6 ए से लेकर जी तक हमारा सेट ऑफ बाकी है सर, और हमारा काउंटर क्लेम बाकी है। होता क्या चीज है और किस इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, इसके क्या इफेक्ट होते हैं। इन द लास्ट क्लास आई हैव डिक्टेटेड फ्यू टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, व्हाट इज सेट ऑफ, व्हाट इज लीगल सेट ऑफ, व्हाट इज इक्विटेबल सेट ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, व्हाट इज काउंटर क्लेम एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ काउंटर क्लेम। सो हम आज 6 क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे और इनको समझेंगे इन डिटेल, इन टोटालिटी कि क्या और किस तरह से सेट ऑफ और काउंटर क्लेम फंक्शन करते हैं। हम इसके इलस्ट्रेशन समझेंगे जो कि जो अभी आरजीएस के प्री के वे में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्ट थिंग इज सेट ऑफ। अब सेट ऑफ क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मुचरा। समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 तरह के सेट ऑफ होते हैं सर, 2 तरह के सेट ऑफ होते हैं। अगर मैं सिंपल सेट ऑफ की बात करूं, ऑर्डर 8 रूल 6, इसको बोलते हैं मुजरा। ये 2 तरह का होता है। एक होता है लीगल सेट ऑफ, विधिक। दूसरा होता है इक्विटेबल सेट ऑफ, न्याय संगत मुजरा। लीगल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ, विधिक मुजरा और न्याय संगत मुजरा। हम अगर लीगल सेट ऑफ की बात करें तो लीगल सेट ऑफ जो पर्टिकुलरली दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑर्डर 8 रूल 6 में। लीगल क्या होता है और इक्विटेबल क्या होता है हम इसको भी समझेंगे। और इक्विटेबल सेट ऑफ दिया हुआ है, और इक्विटेबल सेट ऑफ दिया हुआ है ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3। ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3 में दिया हुआ है इक्विटेबल सेट ऑफ, न्याय संगत मुजरा। ठीक है, ये इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करता है। पहले लीगल सेट ऑफ को समझते हैं होता क्या चीज है। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं सेट ऑफ की, वो कंडीशंस मैं 5-6 कंडीशंस भी लिखवाऊंगा। पहले लीगल सेट ऑफ समझते हैं, लीगल सेट ऑफ होता क्या चीज है। यहाँ पे कंसेप्ट में स्किप मत करना, कंसेप्ट में स्किप करोगे तो इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आएंगे और फिर आरजीएस में और कोई भी जुडिशियल सर्विसेज में वो एक सवाल आ सकता है। हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पहले बात करते हैं हम लीगल सेट ऑफ की। पहले बात करते हैं लीगल सेट ऑफ की। जैसे मान लीजिए सर ए ने बी के ऊपर मान लीजिए 100 रुपए का एक सूट फाइल किया। ठीक है ना, ए वर्सेस बी कितने रुपए के लिए, 100 रुपीज के लिए। सूट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट प्रतिवादी क्या करता है, सुनिएगा। डिफेंडेंट यहाँ पर अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखता है और वो बताता है कि मैंने 20 रुपए ऑलरेडी मैं इसको दे चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम 20 रुपीज। मतलब बी ऐसे बोल रहा है सर कि मैं ऑलरेडी इसको 20 रुपए दे चुका हूँ। ठीक है, तो सर ए को कितने रुपए मिलेंगे, 80 रुपए। अब ये सेट ऑफ जो होता है ये एक तरह का डिफेंस है। क्या है, प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा है वाद के मामलों में। एक सेट ऑफ हम वहां पे भी पढ़ेंगे सीआरपीसी में भी, उसको बोलते हैं कि आपने जितनी सजा जेल में निकाल ली है। जैसे मान लीजिए ट्रायल चला और ट्रायल 2 साल तक चला, 2 साल तक आदमी जेल में ही था। अब जज साहब ने उसको 10 साल की सजा दी, अब 2 साल तो जेल में निकल चुका है।
तो 8 साल की सजा मिलेगी। वहां पे भी सेट ऑफ है, इसमें क्रिमिनल केसेस में भी सेट ऑफ है। आई थिंक इट्स 428 और 426 समथिंग, 428 है शायद, वहां पे भी सेट ऑफ है। तो लेकिन सिविल के सेट ऑफ जो होते हैं ये यूजुअली डिफेंस की तरह काम करते हैं। सेट ऑफ का बेसिक फंडा है, समझ लीजिए कि आप एक कॉज ऑफ एक्शन में यूजुअली क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेट ऑफ, मुजरे का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य, एक लाइन लिख लीजिए, इसका उद्देश्य वादों की बहुलता को रोकने से है। टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वादों की बहुलता को रोकने से। क्योंकि यूजुअली क्या होगा कि अगर आप सेट ऑफ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, देन देयर कैन बी अ डिफरेंट सूट फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, मतलब एक ही बात हेतु के लिए एक और सूट आप फाइल करोगे, तो अननेसेसरी क्या होगा, अननेसेसरी क्या होगा, देयर कैन बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। वहां पे क्या होगा, प्रक्रियाओं की बहुलता हो जाएगी। अब इतनी सारी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलेगी, तो इस सेट ऑफ को रिकॉग्नाइज किया है ताकि सर अननेसेसरी सूट फाइल ना हो। बात समझ में आई? कि सेट ऑफ को इसलिए रिकॉग्नाइज किया है ताकि कोर्ट का टाइम बचे। आगे देखिए और आगे समझने की कोशिश कीजिए। एक और बात जो याद रखनी है आपको, सर ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये सेम कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सेम कोर्स ऑफ एक्शन, एक ही वाद हेतु में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए मैं ए हूं और शुभम बी है, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक संविदा हुई। सिंपल बात हम समझेगा, मेरे बीच में और शुभम के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। अब ये जो संविदा आपको दिख रही है, इस संविदा में इनिशियली आई हैव पेड हिम 100 रुपीज, तो इसने मेरे को 20 रुपए रिटर्न भी कर दिए थे उसी ट्रांजेक्शन में। लेकिन अल्टीमेटली फिर भी मैं इसके लिए सूट लिया आया 100 रुपए का। तो इसने मेरे को दिखा दिया कि सर आपको ऑलरेडी मैंने 20 रुपए दे चुका हूं मैं। लेकिन अगर मैं, ये मेरे को 2 साल पुरानी कोई चीज दिखा रहे हैं कि उनसे मेरे को 2 साल पहले 20 रुपए लेने थे, देन इट इज नॉट अ सेट ऑफ। एक कॉज ऑफ एक्शन पे एक सूट होता है। मतलब मान लीजिए कल को ए का सूट डिसमिस हो जाता है, क्या हो गया ये, तो ये जो 20 रुपए क्लेम कर रहा है ए की पोजीशन क्या हो जाएगी, ए बन जाएगा प्लेंटिफ, बी क्या बन जाएगा भाई, इसको वादी बना देंगे। बात समझ में आई? इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक कॉज ऑफ एक्शन पे एक सूट होता है। हमने ये पढ़ा, कहाँ पढ़ा, ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर, कि एक वाद हेतु पर एक ही वाद संसिद्ध किया जा सकता है। मतलब आप जो भी कर रहे हो, ठीक है ना सर, आप जो भी कर रहे हो, आपका ट्रांजेक्शन, आपका कॉज ऑफ एक्शन शुड बी द सेम। ठीक है, हम और भी चीज समझते हैं इसमें। ऑर्डर 8 रूल 6 सिर्फ एक इनेबलिंग प्रोविजन है। क्या है ये? इनेबलिंग प्रोविजन, ये एक सशक्त प्रावधान है। ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे अब हम, और ट्रांजेक्शन्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है, ये एक सशक्त प्रावधान है। दूसरी बात ये कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को अवॉइड करता है, प्रक्रियाओं को बहुलता को भी रोकता है कि ज्यादा प्रक्रिया ना चले सिविल मामलों में। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए यूजुअली क्या होता है जब हम प्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए ए ने सर एक प्लेंट लगाई, ए ने एक वाद पत्र लगाया, ए इज द प्लेंटिफ, ये वादी है साहब, इन्होंने अपना क्या लगाया। डिफेंडेंट के जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट होगा किसका, डिफेंडेंट का, डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे, बी। अब बी के रिटर्न स्टेटमेंट में देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। मल्टीपल थिंग्स से क्या मतलब है यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो रिप्लाई हो गए, जैसे प्रिमिनरी कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको लेगा। याद करो एनेक्शर ए में मैंने आपको दिखाया था कि रिटर्न स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें होती है। याद करो एनेक्शर ए, एनेक्शर ए का फॉर्म नंबर कौन सा था, रिटर्न स्टेट, हाँ 45। एक बार जाके देखिएगा एनेक्शर ए में, मैंने आपको दिखाया था कि देखिए रिटर्न स्टेटमेंट के एनेक्शर्स ऐसे होते हैं। मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो देयर वाज द प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन पॉइंट, देन रिप्लाई और मेरिट्स भी होता है सर। क्या होता है, मेरिट्स पे रिप्लाई करते हैं ना आप, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का दूसरे पॉइंट से। फिर क्या होता है सर, अगर आप सेट ऑफ ले रहे हो तो सेट ऑफ भी। तो देयर कैन बी मल्टीपल थिंग इन द रिटर्न स्टेटमेंट।
तो रिटर्न स्टेटमेंट, तो सेट ऑफ यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब सेट ऑफ के लिए क्या चाहिए वो भी सुनिए। सेट ऑफ के लिए क्या चाहिए सर, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आप सेट ऑफ को क्लेम करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देर आर मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशन क्या होती है सर, सेट ऑफ के लिए एक आपको अलग से स्टाम्प पेपर पे फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, आप 20 रुपए का अगर दावा कर रहे हो तो 20 रुपए की फीस दो। समझ में आई बात। अगर आप क्लेम कर रहे हो कि 20 रुपए लेने हैं तो 20 रुपए की स्टाम्प पेपर दोगे। दूसरी बात ये हम और भी चीजें देंगे। तो एक टॉपिक डाल लीजिए और एक हेडिंग लिखिए, व्हाट आर द लीगल कंडीशंस, व्हाट आर द लीगल कंडीशंस फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6। व्हाट आर द लीगल कंडीशंस फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6। आदेश 8 नियम 6 के लागू होने के लिए विधिक शर्तें क्या है। आदेश 8 नियम 6 लागू होने के लिए विधिक शर्तें क्या है। आदेश 8 नियम 6 लागू होने के लिए विधिक शर्तें क्या है, ठीक है। विधिक शर्तें देख लीजिए इसकी एक बार। ठीक है, पहला लिखिए, फर्स्ट वन लिखिए, प्लेंटिफ मस्ट फाइल ए सूट, प्लेंटिफ मस्ट फाइल ए सूट, प्लेंटिफ मस्ट फाइल ए सूट। वादी को एक वाद संचित करना होगा, वादी को एक वाद संचित करना होगा। एंड द प्लेंटिफ हैव मनी क्लेम, एंड प्लेंटिफ हैव मनी क्लेम, मनी क्लेम, और वादी का दावा, वादी का दावा वित्तीय होना चाहिए, वादी का दावा वित्तीय होना चाहिए। प्लेंटिफ हैव मनी क्लेम, ही मे क्लेम ए फिक्स अमाउंट, ही मे क्लेम ए फिक्स अमाउंट, उसका दावा एक निश्चित राशि को लेकर होना चाहिए, उसका दावा एक निश्चित राशि को लेकर होना चाहिए। और असर्टेन्ड अमाउंट, और असर्टेन्ड अमाउंट, और असर्टेन्ड अमाउंट, और उसका दावा, और उसका दावा, और उसका दावा अभिनिश्चित राशि के लिए होना चाहिए, और उसका दावा अभिनिश्चित राशि के लिए होना चाहिए, या नुकसानी के लिए होना चाहिए, या नुकसानी के लिए होना चाहिए। असर्टेन अमाउंट और डैमेजेस, असर्टेन अमाउंट और डैमेजेस। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, डिफेंडेंट क्लेम ऑफ एन असर्टेन अमाउंट, डिफेंडेंट क्लेम ऑफ एन असर्टेन अमाउंट, प्रतिवादी का दावा भी, प्रतिवादी का दावा भी अभिनिश्चित होना चाहिए, प्रतिवादी का दावा भी अभिनिश्चित होना चाहिए, अभिनिश्चित होना चाहिए, अभिनिश्चित राशि का होना चाहिए, अभिनिश्चित राशि का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, डिफेंडेंट क्लेम शुड बी लीगली रिकवरेबल, डिफेंडेंट क्लेम शुड बी लीगली रिकवरेबल, डिफेंडेंट्स क्लेम शुड बी लीगली रिकवरेबल। प्रतिवादी का दावा वैध रूप से वसूल करने वाला होना चाहिए, वैध रूप से वसूल करने वाला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, the defendant's claim may be more than the plaintiff's amount, the defendant's claim may be more than the plaintiff's amount, the defendant claims may be more than the plaintiff's amount, but not more than, but not more than, not more than the court's jurisdiction, but not more than the court's jurisdiction, but not more than the court's jurisdiction। प्रतिवादी का दावा, प्रतिवादी का दावा, प्रतिवादी का दावा, प्रतिवादी का दावा वादी के दावे से अधिक हो सकता है, प्रतिवादी का दावा वादी के दावे से अधिक हो सकता है, वादी के दावे से अधिक हो सकता है, परंतु ये न्यायालय की अधिकारिता से अधिक नहीं हो सकता, परंतु ये न्यायालय की अधिकारिता से अधिक नहीं हो सकता, परंतु ये न्यायालय की अधिकारिता से अधिक नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, बोथ पार्टीज शुड फिल द सेम कैरेक्टर, बोथ द पार्टीज
should fill the same character, but the parties should fill the same character. दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हों, दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हों। अब एक एक करके सारे मतलब समझते हैं, ठीक है सर? सारे मतलब समझना स्टार्ट करते हैं कि वही हैसियत रखते हैं का क्या मतलब है, ठीक है? एंड वी वुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मीनिंग। पहली बात ये, फर्स्ट वन मैंने आपको लिखाया, प्लेंटिफ मस्ट फाइल ए सूट इन विच द मनी क्लेम असर्टेन, मतलब एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए। सर निश्चित अमाउंट है, असर्टेन अमाउंट है, 100 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, देयर इज फिक्स अमाउंट। लमसम के मामले में सेट ऑफ काउंट नहीं करता है। लमसम के मामले में क्या नहीं करता है, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। अगर आप नुकसानी मांग रहे हो तो नुकसानी भी एक फिक्स, जब तक आप डैमेजेस जैसे 2 लाख के डैमेजेस मांग लिए, 2 साल 2 लाख रुपए की नुकसानी मांग ली, तो डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया कि डिफेंडेंट का जो क्लेम है वो भी क्या होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए, वो भी एक निश्चित राशि होनी चाहिए। तीसरे बात लिखा है, डिफेंडेंट क्लेम शुड बी लीगली रिकवरेबल। लीगली रिकवरेबल का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे ये कि विधिक रूप से वसूल कर सकता है। अब ये लीगली रिकवरेबल का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए, सुनिएगा, ए ने बी के ऊपर 10,000 रुपए का सूट फाइल किया। मैं आपको समझा रहा हूं लीगली रिकवरेबल। विधिक रूप से वसूल का क्या मतलब होता है? इनके बीच में बहुत लंबे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, बैक टू बैक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है ना कि किसी दुकान से पूरा क्रेडिट डेबिट पे माल उठता हो और बहुत लंबे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं लगातार। मान लीजिए एक होटल बन रही है 4 साल से, कभी उसमें सीमेंट जा रहा है, कभी उसमें बजरी जा रही है, कभी उसमें टाइल्स जा रही है, कभी उसमें सैनिटरी का सामान जा रहा है, एंड टू एंड बैक टू बैक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए का सूट फाइल किया, ठीक है? बी कुछ ऐसी चीज को सेट ऑफ करना चाहता है, बी कुछ ऐसा मुजरा लेके आना चाहता है जिसका लिमिटेशन पीरियड जो था ना वो कितना था, 3 साल। सर मनी के मामले में कितना लिमिटेशन पीरियड होता है? अरे सर क्योंकि सर आप यहाँ पे ये देखिए, मनी का मतलब पैसे, वित्तीय मामले में, धनीय मामले में, अब इसमें कितने कितने साल का लिमिटेशन पीरियड है? 3 साल का। 3 साल पुराना कोई पैसा मांग नहीं सकता ऐसे, समझ में आई बात? लीगली रूप से रिकवरेबल होने का क्या मतलब है? वैध रूप से धन वसूल करने का मतलब यही है कि सर वो पैसा लिमिटेशन पीरियड से एक्सीड और बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, आप जो भी उससे क्लेम करना चाहते हो। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज ये फोर्थ पॉइंट समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत से लोग इसको काउंटर क्लेम ही समझते हैं, लेकिन हाँ ये काउंटर क्लेम भी हो सकता है। ये जो पॉइंट है ये दोनों सेट ऑफ पे भी फॉल करता है और काउंटर क्लेम भी फॉल करता है। ये पॉइंट सुनिए, बहुत से लोग आपको ऐसे भी कहेंगे, एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए इससे मांगता है, बी ने सुनिएगा, बी इससे 50,000 रुपए मांगता है। अलग अलग सिचुएशन बताऊंगा, दिस इज सिचुएशन नंबर 1। बी इससे 80,000 रुपए मांगता है। सिचुएशन नंबर 2, बी इससे 1.5 लाख रुपए मांगता है। सिचुएशन नंबर 3। अब आप बताइए मुझे तीनों में से काउंट सेट ऑफ कौन सा है? सेट ऑफ कौन सा है? बहुत से लोग इसको काउंटर क्लेम बोलते हैं कि सर अगर एक्सीड हो जाएगा अमाउंट तो इसको हम लोग किस में ले आएंगे? काउंटर क्लेम में। लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे ऑथर्स इस बुक में ये भी लिखते हैं कि हम इसको सेट ऑफ भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी असर्टेन मनी की बात करता है। क्योंकि आप देखेंगे ऑर्डर 8 रूल 6 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसका क्लेम ज्यादा नहीं हो सकता। डायरेक्ट पढ़िए, ये सेट ऑफ भी कहला सकता है और काउंटर क्लेम भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ ये बात, कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई कि इसका क्लेम हमेशा कम होना चाहिए। आप डायरेक्ट पढ़िए एक बार। बैरेट में क्या लिखा हुआ है? बैरेट में सिर्फ ये लिखा हुआ है, बैरेट में क्या लिखा हुआ है क्या सर? तो देखा जाए तो टेक्निकली हम तीनों को क्या कहेंगे? क्योंकि बैरेट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1.5 लाख रुपए अगर उसके जितना वो अमाउंट मांग रहा है, अगर उससे ज्यादा डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है, वो नहीं कर सकता सेट ऑफ में। तो हम ये बात पे पहुंचते हैं, लेकिन आप मान के चलिए 99% लोग अगर 1 भी रुपये ऊपर हो जाता है तो उसको काउंटर क्लेम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? सेट ऑफ भी तो बोल सकते हो, बैरेट में कहीं लिखा हुआ है क्या? समझाऊंगा, अंतर समझाऊंगा, अभी बात में मत करो इस बारे में। इस बारे में डिफरेंस लिखवा दूंगा सारा, आज की क्लास में सब कुछ समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ब्रेड में कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं है, इस ब्रेड में सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, और एक चीज क्या लिखी हुई है समझना। राजस्थान में सिविल जज का होता है सर 2 लाख,
सिविल जज सीनियर जो होता है अपना, उसका होता है 2 से 5 लाख, ये इसका पेक्यूनियरी लिमिट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है सर 5 लाख से प्लस, और हाई कोर्ट का जो होता है वो होता है अपील। हाई कोर्ट के पास क्या है सर, अपील के प्रावधान है। लेकिन कल को मान लीजिए ये 1 लाख रुपए मांग रहा था, कोर्ट कौन सा लगा हुआ था, अरे सर ए बी से 1 लाख रुपए मांग रहा है, कोर्ट कौन सा रहेगा, सिविल जज। सुनना बात, ए बी से 1 लाख रुपए मांग रहा है, कोर्ट कौन सा है। लेकिन समस्या समझ सुनिए, दिक्कत यहां आती है, ये पूरा केस आपको समझ में आ रहा है यहां तक, समस्या यहां आती है अगर बी इससे 2.5 लाख रुपए मांग सकता है क्या, 2.5 लाख मांग सकता है क्या, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सीड करते हो, जुरिडिक्शन ही चेंज हो जाएगा ना सर। अरे सर 2 लाख तक तो सिविल जज साहब संभाल लेंगे, लेकिन 2.5 लाख मांग ली तो 1.5 लाख तक भी संभाल लेंगे, 2 लाख तक भी संभाल लेंगे। लेकिन अगर जैसे 2.5 लाख पहुंचोगे आप, तो आप ये मत करो सेट ऑफ, फिर वो सेट ऑफ नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई, जितने रुपए का आप सेट ऑफ सेट करोगे उतनी ही आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। और कोर्ट फीस किससे देते हैं कोर्ट में अपन, स्टाम्प के थ्रू। किसके थ्रू देते हैं, स्टाम्प लगते हैं ना सर कोर्ट के अंदर, 500 का स्टाम्प, 1000 का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प, तो उस मुचलकों के थ्रू लगते हैं आप, तो यूजुअली एक बार याद रखिएगा, समझिएगा बात को। सेट ऑफ ये कहीं नहीं कहता अपने प्रोविजंस के अंदर कि जो क्लेम है वो हमेशा कम होना चाहिए, लेकिन हमारे माइंड में एक थ्योरी फिक्स है कि अगर 1 भी रुपया ज्यादा निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, काउंटर क्लेम। लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ एक बात बोलता है कि पेक्यूनियरी लिमिट एक्सीड नहीं मत करो। क्या बोलता है, ये सिर्फ इतना सा बोलता है, समझाने की बात है। तो मल्टीपल एमसीक्यूज की बुक देखोगे और जहां पे भी अमाउंट एक्सीड होगा वो काउंटर क्लेम बताएगा, और जुडिशरी में भी उसको काउंटर क्लेम माना जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर आप सोचिए बैरेट को पढ़ के, मैं आपको बैरेट में यहाँ पे क्या करता हूँ सर, मैं बैरेट पढ़ाता हूँ, आंसर्स लिखवाता हूँ, तुम्हारी इच्छा जुडिशरी करो, तुम्हारी इच्छा जज बनो, मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूँ। ये तुम्हारी इच्छा है, इट्स योर ओन प्रेरोगेटिव कि आपको क्या बनने का है। मेरा काम पढ़ाने का है, आपको पढ़ने का है, ठीक है ना सर। यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पॉइंट्स। ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन सेट ऑफ क्या होता है। लास्ट पॉइंट, बोथ पार्टीज शुड फिल द सेम कैरेक्टर, मतलब दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हो। सर हैसियत का क्या मतलब है यहाँ पे, अरे सर इसको समझिए, लास्ट 4 पॉइंट समझ में आ गए पूरे, 5वां पॉइंट समझिए, बोथ पार्टीज शुड फिल द सेम, सर ए, अभी मैंने आपको बताया ना सर, एक होटल बन रही है जिसमें 4 साल से एक होटल ही बन रही है, ठीक है, लास्ट 4 साल से एक होटल बन रही है। सबसे पहले उसमें सीमेंट गया, फिर उसमें सरिये गए, सरिया होता है ना, सरिया टीएमटी बार सरिया जो होता है वो गए, फिर उसके बाद में सर वहां से जो भी बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई था पूरा उसी शॉप से गया। तो सर ए थे शॉप कीपर, ये दुकानदार थे सर, और जो बी जिसके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा था ये कौन था सर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार साहब जो बिल्डिंग बना रहे। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसमें एक चीज आपको दिखेगी कि दोनों पार्टीज एक ही सेम कैरेक्टर में, इसको बोलते हैं सेम हैसियत। मतलब अगर आप इनसे 2 लाख रुपए ये मांग रहा है, कितने मांग रहा है, 2 लाख, और बी इनसे कभी 1 लाख का सेट ऑफ करता है, कभी 50,000 का सेट ऑफ करता है, तो जितने भी सेट ऑफ कर रहा है, तो भैया ना तो इसकी कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत बदल रही है और नहीं शॉपकीपर की हैसियत बदल रही है। बदल रही है क्या हैसियत किसी भी ट्रांजेक्शन में, 1 लाख मांगे 50,000 मांगे, बदल रही है क्या? ये बात बताइए आप मुझे। क्या इनका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, क्या ये मोर्टगेजर मोर्टगेजी बन रहे हैं, क्या यहाँ पे क्रेडिटर डेटर हो रहा है, नहीं हो रहा है क्रेडिटर डेटर, भैया वो शॉपकीपर है वो कॉन्ट्रैक्टर है। हैसियत बदल रही है क्या, क्या पैसे उधार लिए थे क्या इसने, कैरेक्टर वही है ना सर, विधिक हैसियत तो वही है। आप ये देखिए, अगर इफ दे आर फुलफिलिंग द बेसिक एसेंशियल कैरेक्टर, तो हर एक ट्रांजेक्शन में अगर मान लीजिए बी को कोई चीज क्लेम करनी है और बी चाहता है, एक बार क्या क्या किया सर बी ने अपने कोई पर्सनल काम से, ऐसा हुआ एक बार सर ए ने, जो शॉपकीपर है, इनकी बढ़िया दोस्ती होगी इतने 4 साल तक अगर चल रहा है, तो एक बार शॉपकीपर ने बी से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन एज ए शॉपकीपर नहीं लिए थे, एज ए फ्रेंड लिए थे। अगर आप अब देखो, जब बी ने कितने लाख रुपए उधार दे दिए इसको, सर बी ने ए को
बी ने ए को 10 लाख रुपए उधार दे दिए, तो सर इसकी हैसियत क्या हो गई, क्रेडिटर, और इसकी हैसियत क्या हो गई इस मामले में, डेटर। ये तो है ऋणी और ये है देनदार। समझ में आई है कैसे? अब ये चाहता है 10 लाख रुपए का सेट ऑफ लेके आना, नहीं लेके आ पाएगा क्योंकि कैरेक्टर बदल चुका है। बात समझ में आई कि कैरेक्टर कैसे काम करते हैं, पांचों एलिमेंट समझ में आए? आसान है। अब सवाल क्या है और रिलेशंस क्या है वो पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार रिलेशंस आए थे इस बार आरजीएस के पेपर में, उसको समझते हैं। इसको दूसरा सूट फाइल करना पड़ेगा सेपरेट कोर्ट फीस के साथ, क्योंकि कैरेक्टर बदल गया ना सर, और आप देखो कोज ऑफ एक्शन भी बदल गया है। तो मैं वही बात कर रहा था ना कि सेम ट्रांजेक्शन के कोज ऑफ एक्शन नहीं है ये, ऐसे डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन फॉर द डिफरेंट ट्रांजेक्शन। अरे सर आपका जो वाद हेतुक है ना वही आपका सूट डिसाइड कर देता है। ये वाद हेतुक जो है कोज ऑफ एक्शन जो है, क्योंकि एक कोज ऑफ एक्शन पे एक सूट फाइल होता है, इसे डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन, क्योंकि जिस दिन बी ने अपने वापस 10 लाख रुपए कहीं से मांगे होंगे इससे, तो इसने मना कर दिया होगा, तो जिस दिन मना किया उसी दिन से कोज ऑफ एक्शन स्टार्ट। और ये ट्रांजेक्शन अलग है क्रेडिटर, और ये ट्रांजेक्शन अलग है शॉपकीपर से और कॉन्ट्रैक्टर से। ये ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर का और डेटर का। समझ में आई कहानी? आसान है? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आई तो। क्योंकि जहां पे बात करता है ना लीगली रिकवरेबल, जो मैंने बताया लिखवाया आपको थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट लिमिटेशन एक्ट से डील करता है। किससे? परिसीमा काल से। लीगली रिकवरेबल का मतलब ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए जो भी 1,50,000 बीच बीच में मांग रहा है, ये सारा पैसा लिमिटेशन पीरियड के अंदर होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। उस पीरियड के अगर बियॉन्ड जाएगा देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। ये बात क्लियर है? हाँ हाँ लिमिटेशन पीरियड, अगर वो एक्सीड कर रहा है तो नहीं लेके आ सकता, नहीं लेके आ सकता। फिर ये याद रखिए, नहीं लेके आ सकता मतलब नहीं लेके आ सकता। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर उस पार्टी ने बोल दिया कि सर सेट ऑफ नहीं बन रहा है बिकॉज इट इज बार्ड बाय लॉ, बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि सेट ऑफ का इफेक्ट वही होगा ना। कल को अगर मान लीजिए ए का सूट डिसमिस हो जाता है, तो जो भी चीजें सेट ऑफ मांग रहा है तो रिवर्स हो जाएगी, पार्टीज की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी ना। और जब पार्टीज की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसपोजिशन होता है कि भैया अगर केस में बदलाव हुआ है या फिर जजमेंट डिक्री ऑर्डर, सेक्शन नंबर होगा इसका, रेस्टिट्यूशन देखिए एक बार, सेक्शन नंबर 144 देखिए एक बार, 144 वहीं पे ऐसी कुछ बात लिखी है, 144 निकाली हुआ सेक्शन 144। रेस्टिट्यूशन में भी यही होता है। कोई भी चीज रिवर्स हो जाती है तो उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है पार्टीज को। कोई भी डिक्री जजमेंट ऑर्डर में अगर कोई भी चीज रिवर्स हो गई तो उनकी, जैसे मतलब अब ये सूट डिसमिस हो गया तो पार्टीज को पोजीशन क्या करनी पड़ेगी सर, अपनी रिवर्स करनी पड़ेगी। और कोर्ट में परमिशन लगा दो कि सर अब मुझे बनाओ प्लेंटिफ और इसको बनाओ डिफेंडेंट, और नोटिस हैंड टू हैंड सर्व कर दो। कोर्ट हैंड टू हैंड समन भी निकाल देगा पार्टी के लिए अगर पार्टी कोर्ट में मौजूद है तो। जैसे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया द सूट हैज बीन डिसमिस्ड, एक के लिए एक का वाद रद्द किया जाता है, द ए सूट हैज बीन डिसमिस्ड, एट द सेम मोमेंट, एट द सेम मोमेंट क्या हो जाएगा सर, एट द सेम मोमेंट क्या हो जाएगा, वो चाके 144 की एप्लीकेशन लगाएगा रेस्टिट्यूशन की और पार्टी को ट्रांसपोजिशन करा लेगा। मैं आपको बताऊंगा, अब सीपीसी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट द थिंग इज कि सीपीसी ऐसे काम करता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर सेट ऑफ नहीं काम करता है, वो जगह समझे? अरे वो जगह समझने की इच्छा है आप लोगों की, कहां पर सेट ऑफ काम नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक बार याद रखना, जैसे 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 सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, संविदा के लिए, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद। अब तुमने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इसमें सेट ऑफ नहीं हो सकता सर, यहाँ पर सेट ऑफ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, काउंटर
मानिए एक केस है जिसमें दो पार्टीज हैं, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था सर? इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में। लेटर और इनके बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर केस हो जाता है। ये जो केस फाइल होता है ए वर्सेस बी, ये होता है सूट फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या था? सूट फॉर रेसिशन ऑफ, सुनिएगा सर शांति से, सूट फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के भंग होने के लिए बात। भाई संविदा को भंग किए जाने के लिए बात। ये कहा, ये कौन सा सेक्शन है सारे का? कोई बताएगा मुझे इस क्लास में? ये सेक्शन नंबर क्या है सारे का? 26, अल्टरेशन 27। यूजुअली क्या होता है, ये 26 या 27 पर कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना? 26 या 27 में से एक सेक्शन है। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी सूट फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और बी सेट ऑफ चाहता है किस चीज का? अरे सर, ए तो बोल रहा है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा, और बी बोल रहा है नहीं नहीं अब तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा इसको। ये विखंडन नहीं हो सकता इस बात का। क्या नहीं हो सकता? ही हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ में आ रही बात? ही हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बी बोल रहा है कि नहीं सर, सूट फॉर स्पीड परफॉर्मेंस लेके आओ, इस बात का वेंडिस पालन कराओ। तो सर ये सेट ऑफ नहीं है, ये क्या आएगा? बात समझ में आई? इस पर सेट ऑफ नहीं लगेगा और काउंटर क्लेम होगा। और एक और बात रखना, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये हमेशा सूट कहां जाते हैं? ये सिविल जज के कोर्ट में नहीं जाते। याद रखिएगा मेरी बात। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो सूट्स होते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कहां जाते हैं हमेशा? एडीजे कोर्ट, एडीजे कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल सूट्स होते हैं, ठीक है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां जाएंगे? एडीजे कोर्ट, जिसको अपन एडिशनल जस्टिस कोर्ट भी बोलते हैं, वहां पे ये सूट जाते हैं। एक लिस्ट दूंगा मैं आपको, जब आपको मेंस आएगा आपका, तो एक लिस्ट दूंगा कि कौन कौन से सूट्स कौन कौन से कोर्ट में जाते हैं, ताकि आपकी हेडिंग सही हो। एक लिस्ट हम लोग देते हैं बच्चों को मेंस के टाइम पे, ताकि उन लोगों को आइडिया रहे कि कौन सा सूट किस में जाता है। आई विल गिव यू ए हेडिंग, पूरे लिस्ट ऑफ फॉर्मेट में आपको दूंगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? ठीक है। और जैसे मान लीजिए कहीं पे भी इंजंक्शन, क्या मांगा है? इंजंक्शन, व्यादेश, उसको भी सेट ऑफ में नहीं जाता, वो काउंटर क्लेम में जाता है, ठीक है? वो हो जाएगा प्रतिदावे में। बेसिक बेसिक फंडामेंटल समझिए, वो 5 एलिमेंट सेट ऑफ के और इसके एलिमेंट्स, तो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे ये चीज समझिए, ठीक है? एक और बात याद रखना, सवाल ये है कि भैया डिफेंडेंट ऑन विच स्टेज सेट ऑफ, मतलब प्रतिवादी किस स्तर पर मुजरे का दावा कर सकता है? प्रतिवादी किस स्तर पर मुजरे का दावा कर सकता है, सवाल ये है। और अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है कि भैया जो फर्स्ट हियरिंग है, कब मांगना है? फर्स्ट हियरिंग पे, ठीक है? फर्स्ट हियरिंग पे आप क्या फाइल कर दो? फर्स्ट हियरिंग होती कब है सिविल केसेस में? सबसे बड़ी समस्या है इसको जानने में कि फर्स्ट हियरिंग कब होती है। आरजेएस में फर्स्ट हियरिंग मानी थी उन्होंने ऑर्डर 14, बाद में आंसर चेंज कर दिया ऑर्डर 10 रूल 1। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, जितने मेरी समझ है सिविल को लेके, फर्स्ट हियरिंग होती है ऑर्डर 14 में। हाईकोर्ट ने दबाव में आके आंसर चेंज कर दिया, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए था? ऑर्डर 14 होना चाहिए था। यूजुअली क्या होता है, समझिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर देता हूं मैं आपको, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, ऑर्डर 10 रूल 1 की स्टेज कब आती है, पहले उसको समझिए। और ऑर्डर 14 की स्टेज कब आती है, पहले ये भी समझिए। मैं आपको दोनों स्टेज समझाता हूँ। इधर देखिए सर, एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में
फर्स्ट हियरिंग होती क्या चीज है। सर बैरेट के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको सब फर्स्ट हियरिंग यहाँ मिलता है देखने को, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल समझेंगे तो तब आपको समझेंगे कि नहीं फर्स्ट हियरिंग वही है। जिन्होंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करी है उनके लिए फर्स्ट हियरिंग आज भी ऑर्डर 14 है। सर प्लेंट फाइल हुई, रिटन स्टेटमेंट आया, जब रिटन स्टेटमेंट आया और कोर्ट को ये लगता है आफ्टर लुकिंग एट द रिटन स्टेटमेंट कि भैया पार्टीज के बीच में कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, एमिकेबली सॉल्यूशन हो सकता है, पार्टीज से कोर्ट क्या चाहता है, ओरली डिनाई करे, मौखिक रूप से परीक्षा करता है। मौखिक रूप से परीक्षा कहाँ की जाती है, ऑर्डर 10 रूल 1 में। कोर्ट यहाँ पे ओरली, यहाँ पे मौखिक परीक्षा करता है कि अपने क्लेम्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं या फिर प्रत्याख्यात कर रहे हैं। दिस इज ए स्टेट ऑफ, लेकिन अगर आप देखें तो ये स्टेज सारे केसेस में नहीं आती है, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। बाद में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, और ये स्टेज कब आती है, ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 रूल बताइए मुझे, देखिए ऑर्डर 14 का रूल कौन सा है, रूल 1 2 कौन सा रूल है बताइए। चलो देखिए आपके लिए भी कुछ छोड़ता हूं मैं। ऑर्डर 14 कौन सा रूल होगा सर, 2 होगा, 2। ऑर्डर 14 रूल 1, दिस इज स्टेज ऑफ फर्स्ट हियरिंग। जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज चल रहे हैं आप उस टाइम बोलिए सर वी हैव टू डू ए सेटअप, हमें सेटअप लेके आना है इनके खिलाफ, हमें सेटअप करना है सेट ऑफ को, हमें सेट ऑफ लेके आना है, मुजरा लेके आना है पार्टी के खिलाफ। और आपको एक और बात बताऊं मैं, पार्टी चाहे तो इस काम को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी कर सकती है। जब सर रिटर्न स्टेटमेंट लेके आ रही है अपना तो उस टाइम भी ले आए, लेकिन के साथ ही ले आए, पर उस टाइम क्यों नहीं लेके आती, उस टाइम इसलिए लेके आती कि जो कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा ऑर्डर 10 रूल 1 में, उस टाइम पता लगता है कि भाई सामने वाली पार्टी कितना विजिलेंट है, क्या चाहती है। उसको लगा कि सामने वाली पार्टी नहीं मानने वाली और ये तो हमसे भैया पूरा दावा लेके ही मानेगी। उसके बाद वरना लिख देते ना बैरेट के अंदर, लिख देते ना ये लोग कि रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही फाइल कर दे सेट ऑफ, पर ये क्यों लिखा है इन्होंने, आप बैरेट पढ़िए एक बार। At the first hearing of the suit, but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of the debt sought to be set off. देखिए, लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं करेगा जब तक न्यायालय द्वारा उसे अनुज्ञा न दे दी जाए। अब यूजुअली होता क्या चीज है कि कोर्ट यूजुअली इन केसेस में, सामान्यतः इन मामलों में न्यायालय क्या करता है, द कोर्ट इज वेरी लिबरल। अरे सर कोर्ट क्या होता है, लिबरल होता है। अगर तुम कब सेटअप करना है तो सर फर्स्ट हियरिंग में करो, फर्स्ट हियरिंग में करो। उसके बाद कोर्ट के क्या चाहिए सर, फर्स्ट हियरिंग तो सर ओरली होती है ना, ऑर्डर 10 रूल 1 में जो होती है फर्स्ट हियरिंग, उसको फर्स्ट हियरिंग नहीं कहना चाहिए, मेरा कहना मतलब ये है। अरे वो क्योंकि देखिए ओरल बात होगी यहाँ पे, ऑर्डर 10 रूल 1 के साथ एक खामी हो रहे हैं। ऑर्डर 10 रूल 1 जो है सर, ये पूरी बात ओरली करता है। अब ये कह रहा है कि रिटर्न आप लिखित रूप में मुजरा कीजिए, रिटर्न सेट ऑफ कीजिए, तो आप बताइए क्या हुआ पे हो सकता है क्या, क्योंकि ये ओरल एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। जब तक कुछ कागज ही नहीं दे दिए जा रहे तो फिर कहीं उसको फर्स्ट हियरिंग क्यों मान रहे हो आप लोग, ये पॉइंट भी तो हुआ है कि जब ऑर्डर 10 रूल 1 ओरली बात कर रहा है कि ओरल एग्जामिनेशन होगा, मौखिक परीक्षा होगी, तो फिर आप ओरल परीक्षा में कागज कैसे दोगे। इसके लिए तो ऑर्डर 14 रूल 1 में भी फर्स्ट हियरिंग का वर्ड यूज हुआ है। देखिए एक बार ऑर्डर 14 रूल 1 पढ़िए एक बार, दिखा आपको वहां पे फर्स्ट हियरिंग, लिखिए वहां पे प्रथम सुनवाई, अरे दिखा नहीं दिखा, सब रूल 5 में दिया हुआ है ना, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। तो मतलब अगर आप देखा जाए टेक्निकली तो फर्स्ट हियरिंग कौन सी होगी। अरे तुम सिंपल बात बताओ, क्रिमिनल केसेस में हम फर्स्ट हियरिंग किसको मानते हैं, अरे क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, कानूनी मामले, वो अपने डांडिक मामले, क्रिमिनल केस में फर्स्ट हियरिंग हम किसको कंसिडर करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज,
आरोपों का विरूपण। तभी तभी बोलते हैं हम लोग कि भैया ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द फर्स्ट हियरिंग, द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज चल रहा है। वहां पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। सिविल में क्या कहते थे, विवादों का स्थिरीकरण। यहाँ पे विवादक होते हैं, वहां पे आरोप होते हैं। स्टेज तो सेम ही है ना। अगर आप पूरे पूरे सीपीसी को समझो एज ए ओवरऑल लेके, तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ दोनों स्टेजेस सेम है। और तुम ये भी बात रखना, फर्स्ट हियरिंग जो है ऑर्डर 10 रूल 1 नहीं होना चाहिए। सर लेकिन जो ओरल एग्जामिनेशन की बात हो तो ऑर्डर 10 रूल 2 में बात करते हैं। हाँ रूल 2 होगा, फिर ओरल एग्जामिनेशन की बात है ऑर्डर 10 रूल 2 में कर लो, ठीक है ना। सर फर्स्ट हियरिंग ऑर्डर 10 रूल 1 में भी है, ऑर्डर 10 रूल 2 में भी है। फर्स्ट हियरिंग जो है वो असर्टिंग ऑफ द फैक्ट्स है बस, सिर्फ असर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। टेक्निकली देखा जाए तो ऑर्डर 14 ऑर्डर 10 रूल 1 बोलो या ऑर्डर 10 रूल 2 बोलो, दोनों ओरल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां से रूल 1 बोलो या रूल 2 बोलो, दोनों एक ही बात है। चलें आगे, ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। हाँ सर क्लियर है। लगा सकते हो विजिलेंट जो पार्टीज है, तो पार्टी को लगता है कि नहीं मेरे को अभी लगानी तो लगा दे, पार्टी चाहे तो लगा सकते हो। कोई रोक है क्या, कहीं रोक दी हुई है इसके ऊपर। और ये भी याद रखना कि फर्स्ट हियरिंग तक आप कोर्ट से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में दे सकते हो ना कुछ। हाँ कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं फर्स्ट हियरिंग तक। उसके बाद फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट से परमिशन चाहिए, तो तुम्हारी इच्छा, तुम पहले तारीख को लगाओ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। विजिलेंटली वो पार्टीज जो एडवोकेट विजिलेंट होते हैं वो थोड़ा रुक के लगाते हैं, वो देखते हैं सामने वाली कोर्ट कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं लेके आ रहा फर्स्ट हियरिंग को। तो सर कोर्ट डिनाई कर दो। भाई फर्स्ट हियरिंग उसके लिए भी तो है, सामने वाली पार्टी के लिए भी। कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, कोर्ट लिबरल होता है। कोर्ट यूजुअली वेरी लिबरल होते हैं इन अप्रोच में, क्योंकि उनको पता है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव सूट नहीं बनेगा। फिर अगर कोर्ट डिनाई करेगा तो फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होगी, फिर तो बेसिक पर्पस ऑफ लॉ ही डिफीट हो जाएगा ना। तो कोर्ट की अप्रोच लिबरल होती है, उदार होता है कोर्ट इन मामलों में। जितनी भी एप्लीकेशंस होती है उनको ग्रांट करने में कोर्ट उदार रहता है हमेशा, कि चलो ठीक है बना दो, एक और पॉइंट बना दो, हमें क्या जा रहा है। सेट ऑफ लेना चाहो लेके आओ सेट ऑफ। कोर्ट को तो फीस मिल रही है ना भैया इसकी, कोर्ट मना करेगा क्या। कोर्ट को क्या मिल रही है, कोर्ट की फीस से मतलब है। अरे कोई आज बच्चा मेरे पास पढ़ने आए, बोले सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं मना करूंगा, पढ़ भाई और क्या। फीस मिलेगी, इंस्टीट्यूट रन करेगा, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। समझ में ही बात। डालिए रूल 2, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं आपको। सर रूल 1 का जो सब रूल 3 है, सर रूल 6 का जो सब रूल 3 है। अभी पढ़ूंगा, पढ़ाए नहीं है वो, रुक जाइए थोड़ा। अब उसको पोस्ट वहां तक पहुंचा नहीं हूं मैं। अभी तक पहुंचे नहीं है वहां तक, ठीक है ना। आप हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ। मुजरे का क्या प्रभाव होगा, मुजरे का क्या प्रभाव होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, मुजरे का क्या प्रभाव होगा, मुजरे का क्या प्रभाव होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ। लिखिए इसमें, इसका वही प्रभाव होगा जो कि क्या होगा सर, क्रॉस सूट का होगा। किसका होगा, क्रॉस सूट। अब क्रॉस सूट क्या होता है, क्रॉस सूट मतलब क्या होता है सर, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए सर, 100 रुपए के लिए सूट हुआ था, 20 रुपए के लिए इसने वो किया, तो टेक्निकली देखा जाए तो जो सूट है वो है ए वर्सेस बी, या आप ऐसे कहो तो बी वर्सेस ए। ये तो प्रभाव होगा, यही प्रभाव है ना। अब इसके लिए दो दो सूट फाइल होता है अलग अलग, यहाँ पे एक ही में हो रहा है। सर ए बी से कितने रुपए मांग रहा है, 100 रुपए, और बी ए से। टेक्निकली देखा जाए तो यही प्रभाव होगा, और वही ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, लिखिए इसको, लिखिए इसको। The written statement shall have the same effect as the cross suit, as the cross suit.
एज द क्रॉस सूट। लिखित कथन का प्रभाव, लिखित कथन का प्रभाव प्रतीपवाद में, प्रतीपवाद के प्रभाव के समान ही होगा। प्रतीपवाद के प्रभाव के समान ही होगा, के समान ही होगा, के समान ही होगा। But this does not affect the lean. But it does not affect the lean. परंतु ये धारणाधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। परंतु ये धारणाधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है सर, आप समझिएगा बात क्या समझना चाह रहा हूं। जहां पे मैंने इफेक्ट की बात करी तो इसने दो शब्द यूज किए। एक तो इसने यूज किया क्रॉस सूट, क्या बोला प्रतीप, क्या बोला इसने बेरेट ने, बेरेट इसको क्या बोला, प्रतीपवाद, है ना, क्रॉस सूट। दूसरा ये बोल रहा है लीन। लीन मतलब होता है प्लीडर्स लीन बोल दो आप इसको। हिंदी में तो फिर भी समझ में आता है धारणाधिकार, मतलब धारण करने का अधिकार। क्या बोलेंगे इसको, कौन सी संधि वैसे इसमें, संधि कौन सी इसमें, दीर्घ संधि। धारण प्लस अधिकार होगा ना, दीर्घ संधि हुई ना, आ मिलके क्या बन रहा है, आ बन रहा है ना, आ का लोप हो रहा है यहाँ पे। तो धारणाधिकार लीन। अब होती है चीजें, ये समझिएगा। क्रॉस सूट का मतलब समझिए पहले, क्रॉस सूट क्या है कि जैसे सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, सेम विवादक विषय के ऊपर, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सूट है सर। ए ने बी से 100 रुपए मांगे, बी ने ए से 20 रुपए मांगे, इसको हमने क्रॉस सूट बोलते हैं, प्रतीपवाद बोलते हैं कि इसका वही प्रभाव होगा। ठीक है, और अगर कल को एक सूट कैंसिल हो जाता है तो पार्टीज की पोजीशन क्या हो जाएगी सर, इंटरचेंज हो जाएगी ना, परस्पर बदल जाएगी, इसका ये प्रभाव होगा। ठीक है, ठीक है। जो चीज इसने यहाँ पे 20 रुपए के दावे के लिए लगाई है, इसी को कोर्ट मान लेगा, कोर्ट इसको क्या मान लेगा, प्लान। और कोर्ट इसको बोलेगा कि चल 20 रुपए के लिए क्या डाल, रिटर्न स्टेटमेंट। जब भी आप सेट ऑफ लगाओगे या काउंटर क्लेम लगाओगे, जब भी आप मुजरा या प्रतिदावा लगाओगे, आपके ऊपर नियम कौन से लागू हो जाएंगे, ऑर्डर 7 के। और फिर जो प्लेंटिफ रिप्लाई करेगा उस पर नियम कौन से लगेंगे, ऑर्डर 8 के, ऑर्डर 8(5) भी लगेगा। यहाँ पे डीम ट्रेवर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको प्रत्युत्तर रिजॉइंडर देना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के लिए बहुत अलग नियम लगते हैं। सेट ऑफ काउंटर क्लेम के लिए इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ को, जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है सर ए, इस प्लेंटिफ का अगर सूट डिसमिस होता है तो कोर्ट इसको बोलेगा तू रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर, और जो इसने सेट ऑफ सेटअप किया है इसी को कोर्ट कह देगा कि इसको प्लेंट माना जाएगा। तो जब भी आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम बना रहे हो तो रूल ऑफ ऑर्डर 7 वुड अप्लाई, और जब भी आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का रिप्लाई कर रहे हो तो रूल ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट वुड अप्लाई। बताऊंगा इसके रीजन में। कोई नया पॉइंट रेज किया है, कोई क्लेम किया है, कोर्ट की कोर्ट फीस दे रहा है वो। ड्रीम ट्रेवर्स मैंने वहां बताया था आपको। जैसे मान लीजिए कुछ मटेरियल फैक्ट्स उठाए इसने, क्या उठाए, कुछ तात्विक तथ्य उठाए इसने, याद रखना क्या उठाए, फैक्ट्स, इशू नहीं।
अरे सर इशू नहीं रेज किए हैं, क्या उठाए? 5 फैक्ट्स। और सामने वाले जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने आया, जब इसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, ये प्लेन थी अपनी, तब रिटर्न स्टेटमेंट में इसने क्या किया सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने इशू नहीं रेज किए हैं, इसने फैक्ट्स रेज किए हैं। अब टेक्निकली देखो तो एक फैक्ट का जवाब 1, 2 का जवाब 2, 3 का जवाब 3, 4 का जवाब 4, 5 का जवाब 5। ये 3 फैक्ट्स का रिप्लाई नहीं करोगे तो भी कोई काम नहीं चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सेट ऑफ नहीं है। अरे ये सर 3 फैक्ट क्या है? सेट ऑफ नहीं है। क्या है? 3 पे एक्स्ट्रा पॉइंट रेज करने के लिए उसको कोर्ट फीस देनी पड़ रही है क्या? जहां कोर्ट फीस देनी पड़ रही है उसको, देन तो तुम्हारे ऊपर फिर लगेगा। इस अगर मान लीजिए ये 3 में कोई नया इशू सेट ऑफ मांग लेता, ये 3 पॉइंट्स में उसने लिख दिया स्पेसिफिकली कि भैया ये तो 5 6 7 8 पॉइंट क्या है, सेट ऑफ है, और इसकी कोर्ट फीस भी हमने पे कर दी है नाउ, तो मतलब जब उसने सेट ऑफ सेटअप कर दिया है तो उसने किसको फॉलो किया इसको बनाते हुए? ऑर्डर 7 को। तो इसके रिप्लाई में तुमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? ऑर्डर 8। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई? तभी उसका प्रभाव क्रॉस सूट का होगा ना। अरे क्रॉस सूट का इफेक्ट लिखा है ना, प्रतीकवाद। तो प्रतीकवाद का मतलब क्या हुआ? इस प्रतीकवाद का मतलब तो ये हुआ ना कि जब तुम रिप्लाई कर रहे हो सेट ऑफ का या काउंटर क्लेम का, काउंटर क्लेम मतलब प्रतिदावा जो अगला टॉपिक आएगा, तो इनका इफेक्ट क्या होगा? इनका इफेक्ट ये तो होगा। बात समझ में आई? तुम नए फैक्ट्स रेज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम स्पेसिफिकली सेट ऑफ ही मांग रहे हो, और फिर तो कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी सर। स्टाम्प लगाओगे आप वापस से, वो लगा दिया तुमने, क्योंकि यहाँ लिखा है ना क्रॉस सूट। तो क्रॉस सूट का मतलब ये होता है, क्रॉस सूट मतलब होता है कि जब आप उसके रिप्लाई फाइल करो या फिर आप उसको सपोर्टिंग एविडेंसेस दो, देन यू हैव टू मस्ट असेट दोस फैक्ट्स आल्सो। बात समझ में आई? चलें आगे। इज इट ऑल राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सर जो टेक्निकल क्वेश्चन है इस पे डिपेंडेंट की पे मतलब उसका आपका रिप्लाई का डिपेंड है स्टेटमेंट तो उसने अगर क्लेम को एडमिट कर लिया तो फिर वापस रिपीट नहीं देगी पोजीशन। एडमिट क्लेम मतलब डिसमिस हो गया तो 20 रुपए थे सर वो एडमिट कर लिया कि हां 20 रुपए है, तो वो एडमिट, तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लगा के एडमिट करेगा ना। जब सूट डिसमिस होगा, जब तक सूट डिसमिस नहीं होगा तब तक चलेगा। क्या पता वो 20 रुपए को एडमिट कर ले, 20 रुपए को स्वीकार कर ले कि नहीं नहीं, उसने उसके रिप्लाई में लिख दिया कि हाँ भाई मेरे 20 रुपए थे, तो ऑर्डर 8 रूल 5 लग जाएगा भाई, उसने एडमिट कर लिया। और कोर्ट चाहे तो उसके 20 रुपए पे जजमेंट दे दे और 80 रुपए में 80 रुपए के लिए डिक्री दे दे, हो सकता है ना। तो सूट ऐसे काम करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? एक पिक्चर क्लियर हुई कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कैसे फंक्शन करते हैं, इनका इफेक्ट क्या होगा। चलो सर पहली चीज तो समझ में आ गई। अरे सर क्या हो गया, पहली चीज तो आ गई ना समझ में, क्रॉस सूट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि तुम अगर रिप्लाई भी कर रहे हो तो वो उसमें भी सेट ऑफ और काउंटर, उसमें भी प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट के रूल्स लागू होंगे। अब हम बात करते हैं किस चीज की सर? अब हम बात करते हैं लीन की। इसका मतलब होता है, यहां लिखिएगा, राइट टू कीप समथिंग विद यू, राइट टू कीप समथिंग विद यू। आपके पास धारण करने का अधिकार है। लिखिए आपके पास धारण करने का अधिकार, राइट टू कीप समथिंग विद यू, आपके पास धारण करने का अधिकार है। आप उस चीज को अपने पास तब तक रख सकते हो जब तक आपका पेमेंट ना हो जाए। तब तक आपका क्या नहीं हो जाए सर? तुम लोगों ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, वहां पे बेलर बेली के राइट्स में राइट टू लीन पढ़ा है तुमने? पढ़ा है तुमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कि उसका राइट क्या होता है? राइट टू लीन। वो चाहे तो रोक सकता है जब तक पेमेंट ना आए, समझिएगा। सर ऐसा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर था, कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। और एक था अपना सेलर। अब सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में अंतर पता है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास में बहुत सारे सेलर हो सकते हैं। जैसे राजस्थान का वोल्टास का डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूँ, तो जितने भी एसीज जा रहे हैं में जा रहे हैं, चाहे वो कोटा, उदयपुर, जोधपुर, सब मेरे पास ही आते हैं। कंपनी मेरे को देती है और कंपनी ने मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया हुआ है पूरे राजस्थान में एसी बेचने का। मेरे को टारगेट है 1000 एसी मेरे को मई जून में बेचना ही बेचना है। समझना सर कहानी, ठीक है। एक सेलर है ए, ठीक है। एक सेलर कौन है? ए ने केस फाइल किया किसके ऊपर? अपने भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर।
सुनिएगा कहानी। इन्हें सर क्या किया, केस फाइल किया, इन्हें केस फाइल किया, और एक केस फाइल करके बोलता है कि भैया 10 लाख रुपए बाकी है, ठीक है, 10 लाख रुपए बाकी है। ये सेट ऑफ क्लेम करता है इधर से, ये सेट ऑफ मांगता है इधर से कि भैया तुम्हारे 5 लाख ड्यू पहले से, ठीक है, 5 लाख रुपए ड्यू है, और तुमने एसी जो हमारे लिए वो वापस भी नहीं दिए, डिस्ट्रीब्यूटर से एसी लिया हुआ इसने, तुमने वापस भी नहीं दिए, तो 5 लाख के एसी दे दो, तुम्हारे पास पड़े वो दे दो। तो ये कह रहा है सर जब तक जो माल लिया है उसका पेमेंट नहीं दोगे, हम आपको उस सामान को होल्ड करके रखेंगे। अरे हो सकता है ना कि कल को ये ए बोल रहा हो कि सर जो एसी परचेज किए हैं मैं इसको 10 लाख रुपए दे चुका हूं, मुझे एसी भी नहीं मिले, तो ये हो सकता है ना कि पहले 5 लाख का जो ऑर्डर है उसका पेमेंट दे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पास रोकने का अधिकार है, कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या है सर, वो चाहे तो चीजों को रोक सकता है, होल्ड कर सकता है। समझ में? ट्रांजेक्शन तो वही है ना, डिस्ट्रीब्यूटर सेलर हैसियत तो वही है, अरे विधि की हैसियत तो वही है, इनकी लीगल कैरेक्टर तो वही है ना, बस हमें वही तो देखना है। ट्रांजेक्शन के डिफरेंट कैसे हैं, इसी हैसियत में तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बस वो देखो आप, बात समझ में आई? तो उसके पास रोकने का वो बोल सकता ना सर कि पहले भाई तू पहले मेरे 5 लाख रुपए क्लियर कर, समझ में आई बात? उसके पास ये है कि भाई जब तक मेरा पेमेंट नहीं आएगा मैं कैसे तेरा और माल रोकूं, तो चाहे तो उसके एसीज को होल्ड कर सकता है जिसका पेमेंट नहीं कर रहा जब तक पुराना पेमेंट ड्यू नहीं क्लियर करता। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं लीन। तो ये बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ का जो इफेक्ट है ना वो किस पर नहीं लगेगा, लीन पर नहीं लगेगा। अगर कोई पार्टी कहती है आके कि सर मेरा इतना सेट ऑफ मान लीजिए, या फिर मेरा इतना राइट टू लीन मान लीजिए, तो वो नहीं, कोर्ट कहेगा कि नहीं आपके पास रोकने का अधिकार है तो रोकिए, फिर आप सेट ऑफ मत क्लेम कीजिए उसको। बात समझ में आई? इस तरह से वो काम करता है। तो चल यहाँ पे हमने पढ़ा इसका इफेक्ट क्या होता है, एक तो क्रॉस सूट का इफेक्ट होता है, और एक ये इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं रखता। समझ में ही बात? जैसे मान लीजिए पार्टीज के बीच में केस हुआ, एक मकान को लेके, एक जमीन को लेकर कुछ बात थी, ठीक है ना। अब इस जमीन की जो रजिस्ट्री करवाई थी वो एक वकील साहब ने कराई थी। किसने कराई थी? वकील साहब ने रजिस्ट्री करवाई थी सर इसकी, ठीक है। वकील साहब तो अलग थे, लेकिन अब क्या होता है सर, ये से 10 लाख रुपए मांगता है और 20 से कितने लाख रुपए मांगता है सर? 6 लाख रुपए मांगता है। 6 लाख दे, 6 लाख दे। तो बी कहता है भैया जमीन तभी दूंगा तेरे को वापस जब तू वकील की जो फीस है 2 लाख रुपए, वकील की मान लीजिए 2 लाख रुपए फीस लग गई थी रजिस्ट्री कराने में, तो वकील की फीस दे, तभी जमीन का पोजीशन तेरे को दूंगा, तभी जमीन का कब्जा तेरे को दूंगा। समझ में आई बात? अब जो ये डिक्री मिली है 4 लाख, इसमें से 2 लाख की फीस मुझे इसको दे, उसके पास राइट है लीन करने का, होल्ड करने का, धारण करने का। समझ में आई बात? और जब तक राइट है ना सर, आप सेट ऑफ नहीं मांग सकते, सेट ऑफ का इफेक्ट उनपे नहीं होगा। वो बात भाई, तुम्हारे इफेक्ट रखो सेट ऑफ का, सब सेट ऑफ लगाने लगाओ, लेकिन अगर कोई चीज को धारण करने का अधिकार था, चाहे वो एसी के मामला हो, चाहे उसकी फीस का मामला हो, पहले वो पे करो, उसके बाद फिर आओ। बात समझ में आई? तो सर इसमें थोड़ी सी ये बात है। अब आ जाइए आप इलस्ट्रेशन में आ जाइए, आज इसमें जो पूछा वो देखते हैं। सर देखिए, ये क्या करता है, एक वसीयत बनाता है। जो ए होते हैं ना भाई, सभी आरजेस में आया सर सवाल, ध्यान से सुनिएगा। आरजेस 2024 का पी का सवाल है ये। समझ में आ रहा है? कुछ एग्जाम की कुछ छवि याद आ रही है? अरे याद आ रहा है कुछ एग्जाम में कुछ सवाल आया था, भूल गए?
आया था नहीं आया था? किसको पता है किसने दिया था आरजीएस का पेपर? याद आ रहा है? शाम को क्या करते हो जो भूल जाते हो? चलो हाईकोर्ट की साइड निकाली जाए, अपने घर की खेती है। इन्होंने अगर अपलोड किया होगा देन वी विल सी। देखो अभी तक इन्होंने अपलोड ही नहीं किया। उन्होंने अब तक अपलोड क्यों नहीं किया? देखो हाईकोर्ट ने अभी तक 1 2 3 4 5 6 अब तक कितने एग्जाम करा दिए? अब इन्होंने 7 एग्जाम करा दिए, अब तक इन्होंने अपलोड नहीं किया पेपर। करेगा 2024 का आएगा यहाँ पे 2024 हिंदी इंग्लिश लो पेपर 1 प्री का ऐसा हो जाएगा आपका पेपर। जब भी आएगा तब देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। सवाल देखिए, सवाल क्या था? ए bequeaths ₹2000 to B. Appoint C as his executor. मतलब इसने बोला, ए ने अपनी वसीयत में लिखा, सुनिए बात। ए ने वसीयत में बोला कि मेरे पैसों से, मेरी संपत्ति से 2000 रुपए हर महीने किसको मिलने चाहिए? बी को मिलने चाहिए। और उसने क्या किया सर? उसने क्या किया? सी को अपॉइंट किया। भाई सी का ध्यान काम क्या है? सी का ध्यान है, सी का मतलब काम है कि भैया बी को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये देखने का काम है उसका। और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सबका क्या है सर? वो एक तरह से देखो रेजुडरी लीगेटी। लीगेटी का मतलब होता है कि भाई जो भी संपत्ति है उसका जो ध्यान रखेगा नेक्स्ट, वो कौन रखेगा? सी। लेकिन इसको पैसा जाना चाहिए, इसका भी ध्यान यही रखेगा, ठीक है। बी डाइज एंड डी टेक्स आउट एडमिनिस्ट्रेशन टू बीज इफेक्ट। क्या हो गया फिर? इसकी डेथ हो गई, उसके बाद कौन आ गया? डी आ गया, ठीक है। C pays 1000 rupees as surety for D, then D sues C for the legacy C cannot set off. सर बी की डेथ हुई, डी आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बी के इफेक्ट से कौन आ गया? डी आ गया, ठीक है। सी ने क्या किया सर? 1000 रुपए देने स्टार्ट कर दिए सर। क्या किए? 1000 रुपए देने स्टार्ट कर दिए। तो डी ने क्या कर दिया सर? डी ने सी के केस फाइल कर दिया कि भैया तेरे को कितने रुपए देने चाहिए थे मुझे? 2000। कितने रुपए देने चाहिए थे? 2000, ठीक है। आगे पढ़िए। सेट ऑफ द डेट, सी कैन नॉट सेटल द डेट ऑफ 1000 रुपीज। तो सी इसको कह रहा है कि देख तू 2000 रुपए मांगता ना मुझसे, लेकिन मैंने तेरे को 1000 रुपए भी दिए थे। क्या दिए थे? मैंने तेरे को 1000 रुपए भी दिए थे, याद है नहीं याद है? अरे समझो, ए ने वसीयत बनाई, बोला कि इसको हर महीने बी को 2000 रुपए मिलने चाहिए। ये कौन है? लीगेटी है, एग्जीक्यूटर है। इसकी डेथ हुई, डी को इसने 1000 रुपए देना स्टार्ट कर दिया। तो सर डी को आया गुस्सा कि मेरे को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 2000 रुपए। तो सी कह रहा है कि तेरे को 1000 रुपए तो दिए मैंने। ऐसे क्यों कर रहा है? आगे पढ़िए। डी फाइल द सेम कैरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द लीगेसी, दे फिल द पेमेंट ऑफ द सी। तो ये कह रहा है कि भैया इन दोनों का कैरेक्टर क्या नहीं है सर? सेम नहीं है। इन दोनों का कैरेक्टर सेम है क्या सर? आप देखिए, ये जो है ये इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए जब बी की डेथ हो गई, क्या हुई सर? जब बी की डेथ हो गई तो ये इसके इफेक्ट के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह काम कर रहा है, ये एक प्रशासक की तरह काम कर रहा है। लेकिन सी किसकी तरह काम कर रहा है? सी काम कर रहा है एग्जीक्यूटर या फिर लीगेटी। अगर बी केस फाइल करता सी के ऊपर तो दोनों का कैरेक्टर क्या था? दोनों की विधि कैसी सेम होती। लेकिन इसकी विधि कैसी, इसकी विधि कैसे क्या है सर? सेम नहीं है। इसलिए दिस इज नॉट ए सेट ऑफ, दिस इज नॉट ए सेट ऑफ। ये उसने एज ए श्योरिटी दी है।
कारण वो है ये ऐसे मतलब ये स्किल कैरेक्टर ये ट्रांजैक्शन जो ये सेम कैरेक्टर का नहीं है ना। सेम कैरेक्टर का नहीं है। जिस केस जो फाइल हुआ है ना इसमें, पूरे केस में अगर आप पूरे केस समझो तो लीगेटी अलग है। ये लीगेटी होने के नाते उसने क्या पता श्योरिटी बनाने के उसको दे दिए वो पैसे, लेकिन ये लीगेटी है, इसका कैरेक्टर अलग है सर। ये प्रॉपर्टी का रेजिडरी लीगेटी, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी बची है उसका ध्यान कौन रखेगा, इसका कैरेक्टर अलग है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। यहां पर आप डायरेक्ट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फॉर नाइदर सी एंड डी फाइल्स द सेम कैरेक्टर। अब देखिए लिखा है ना, न तो ग और न ही घ कि वैसी ऐसे थे जो ए रुपए के संदेह में। हाँ 1000 रुपए तो दिए वो उसने ऐसे श्योरिटी दिए, और 2000 जो मांगता है वो ऐसे उससे लीगेटी मांगता है, ये एज ए लीगेटी मांग रहा है 2000 तो मांग सकता नहीं, 1000 तो सेट ऑफ नहीं। जी। बात समझ में आई? 1000 रुपए किससे दिए, एज ए श्योरिटी दिए। बात समझ में आई? इनके कैरेक्टर अलग अलग हो गए ना सर, ये लीगेटी है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, 1000 रुपए जो दे रहा है वो एज ए श्योरिटी दे रहा है। हियर द बेसिक कैरेक्टर इज डिफरेंट फॉर बोथ दीज पार्टीज। ये बात क्लियर हुई? आगे चलिए, लेसन बी देखिए, ए डाइज इंटरेस्टेड, ए डाइज, क्या लिखा हुआ है, ए डाइज इंटरेस्टेड, यूलाइजेशन दोबारा समझाऊं, दोबारा समझिए नए नए तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आरजीएस में आया हुआ है सवाल है, और बेसिक बेसिक आपको ये बताता हूँ, दोबारा समझिए। सर ए क्या करता है, एक वसीयत बनाता है। वसीयत के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं वो समझिए। वसीयत में बी के ऊपर, वसीयत में क्या करता है सर, बी के ऊपर एक लीगेटी बनाते हैं। फिर फैन कैसे ऑफ हो गया, ये मान लीजिए दिस इज द लीगेटी, ठीक है, एक वसीयत बनाई उसने और उसको लीगेटी बनाया, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, क्या बोला, इसको बोला सर, सी को बोला कि देख, सी को एग्जीक्यूटिव बनाया और बोला कि सारे जो कर्जे हैं प्रॉपर्टी के, अगर तू वो चुका देगा, सारे डेट चुकाने के बाद में ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सारे कर्जे चुकाने के बाद प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी सर, सी को चली जाएगी। लेटर ऑन क्या होता है सर, ए डाइज, बी डाइज, ए मर जाता है, बी मर जाता है, और फिर बाद में क्या होता है सर, प्रॉपर्टी मिलती है डी को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के रूप में प्रॉपर्टी उसको मिलती है। ये बेसिक कहानी है इसकी, ये समझिए। अब क्या होता है सर, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पार्टीज के बीच में, क्या हो रहे हैं, दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पार्टीज के बीच में, इसको समझिए। पहला ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, ये बेसिक कहानी थी, अभी समझिए। यहां से दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है सर, कि सी एज ए क्रेडिटर, देनदार, उसको डी को एज ए डेटर क्या देता है सर, 1000 रुपए सिक्योरिटी का देता है, ठीक है। और दूसरे हैंड पे डी एक सूट फाइल करता है और 2000 रुपए किससे मांगता है। यहां पे अगर आप इसकी क्वेश्चन देखोगे, ही इज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और ये क्या है, एक, तो सी चाहता है 1000 रुपए सेट ऑफ करना। इनके कैरेक्टर अलग अलग है सर, समझ में ही कहानी। इनके कैरेक्टर क्या है सर, जब इनके बेसिक कैरेक्टर अलग अलग है तो ये लोग एक साथ नहीं आ सकते। ज्वाइन करना है, ये लोग एक साथ नहीं आ सकते। और यही सवाल कहाँ आया, आरजेएस में, क्योंकि इनका कैरेक्टर साथ साथ फिल नहीं हो रहा है। इलस्ट्रेशन बी देखिए प्लीज,
ये आरजेएस में सवाल आया हुआ है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ के, ठीक है ना। आप आरजेएस 2026 की बात कीजिए, अब किसकी बात कीजिए, 26 की, 25 की इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए ऐसा है, अभी 23 तारीख को, 23 या 24 तारीख को, 24 नवंबर को हायर जुडिशरी का प्री हुआ है एडीजे वाले एग्जाम का। तो इसका सर मेंस खत्म होगा, इंटरव्यू खत्म होंगे, वो होंगे वो होंगे मई जून तक। उसके बाद हाई कोर्ट स्टेनो का एग्जाम है, तो 25 हमेशा से लास्ट 2 साल से यही चल रहा है। आरजेएस की वैकेंसी के साथ ही एडीजी की वैकेंसी भी आती है। आरजेएस के एग्जाम जब कंक्लूड होते हैं तो उसके बाद एडीजी के एग्जाम कंक्लूड होती है। 2021 में भी ये हुआ था, 24 में भी ये हुआ है। 1 साल रुक के एग्जाम करवाते हैं ये लोग। तो अभी अपने पास साल भर है, तैयारी कीजिए दम लगा के, समझ में आई? साल भर में दम लगा के तैयारी कीजिए, एग्जाम निकालिए, एग्जाम निकालिए। और ये फ्रेम ठीक लग रहा है? अरे बहुत दिनों से पढ़ा हुआ था, मैंने कहा पहन लेते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते, इलस्ट्रेशन बी देखेंगे प्लीज। अब बी में क्या होता है ना सर, समझना बात इसमें क्या हुआ। सर ऐसा होता है, ए डाइज इंटरेस्टेड इन डेट टू बी, मतलब ये निर्वसित ये मर जाता है सर, ये हो जाता है इंटेस्टेड सक्सेशन, मतलब एक ही प्रॉपर्टी कहां जाएगी, उसके बच्चों को जाएगी, ठीक है। ए डाइज इंटरेस्टेड इन डेट टू बी, डेट टू बी, ऋण ऋण किसके ऊपर है, ए के ऊपर। तो सर इसने क्या किया था, ए ने पैसा लिया था, किससे लिया था पैसा, बी से पैसा लिया था। और अब सी कौन आ गया इसमें, इसकी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को संभालता कौन है, सी। आगे देखिए, इन ए सूट फॉर द परचेज मनी बाय सी अगेंस्ट बी द लेटर कैन नॉट बी एक्ट सेट ऑफ, क्योंकि सर देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये क्रेडिटर है, ये डेटर है। इन सबके कैरेक्टर क्या है सर, कल अगर इन दोनों के बीच में सूट फाइल हुआ कोई, इनके कैरेक्टर क्या है सर, इनकी विधिक हैसियत है अलग अलग। रिलेशन पढ़ लीजिए एक बार। ए डाइज इंटरेस्टेड टू डेट टू बी, सी टेक्स आउट एडमिनिस्ट्रेशन टू ए's effect, B buys part of the effects from C in a suit for the purchase money by B against C. In the latter cannot be set off the price. C files two different character as one to the vendor in the which he sues B. इसका जो घर था सर ए का, ये घर इसने किसको बेच दिया, बाद में इससे पैसे भी मांग रहा है, तो ए कैरेक्टर तो क्या है इसका, वेंडर का। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सेट ऑफ हो सकता है, जैसे मान लीजिए पिताजी की डेथ हो गई, अब उसका बच्चा जो है, तो उसमें तो फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें तो हो सकता है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर होता है ना, क्योंकि वहां पे एक लाइन लिखी है, क्लेम्ड फ्रॉम हिम, क्या लिखा हुआ है, उसके द्वारा या उसके अधीन दावा किया गया। याद है अपन ने ये लाइन पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी लाइन, रेस जुडिकेटा में, द पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर हिम, हमने पढ़ा था वहां पे, एक्सप्लेनेशन 6 के अंदर पढ़ा था हमने, जहां पे लिखा था कि पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर हिम, उसके थ्रू पार्टी लिटिगेटिंग करती है, हमने ये भी पढ़ा है वहां पे, हमारा पढ़ा हुआ है ना ये। आगे चलिए, सी देखिए, सी देखिए सर, ए फाइन इंपोज करता है बी पर फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो उससे क्या करता है सर, डैमेजेस मांगता है। अब डैमेजेस जो होते हैं ना सर, ये लिक्विडेटेड अमाउंट नहीं होते, डैमेजेस क्या होते हैं, ये अनलिक्विडेटेड अमाउंट होते हैं। अब डैमेजेस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि सर जो नुकसान मांग रहे हैं, कि जो नुकसानी हुई है, अगर मैं किसी से नुकसानी मांग रहा हूँ तो वो हमेशा लमसम में होती है, किसमें होती है भाई, इतना। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसमें होती है फिक्स अमाउंट,
अरे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो इलेक्शन सी है उसमें कुछ ऐसा चल रहा है, इधर एक क्या चल रहा है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे चेक में तो एक नंबर फिक्स होता है ना, मान लीजिए चेक है उसमें एक अमाउंट फिक्स है, लेकिन अब ये जो इससे मांग रहा है ये एक डैमेजेस का मांग रहा है, ये कुछ ऐसे डैमेजेस मांग रहा है जो कि असर्टेन नहीं है, जो कि अनिश्चित है। होता ना सर, किसी ने मेरी गाड़ी ठुक गई, कितना रुपया खर्चा है, होगा यार 2-5 हजार रुपया खर्चा होगा, 2-5 हजार रुपया खर्चा होगा। अब 2-5 हजार रुपये का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इट एक्चुअल मीन्स, 2-5 हजार का मतलब क्या, कोई फिक्स नहीं ना अमाउंट, और इधर बिल ऑफ एक्सचेंज में तो अमाउंट फिक्स है, तो सेट ऑफ में उसका डिफेंडेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है, प्रतिवादी का अमाउंट फिक्स नहीं है, इसलिए सी में ये है। डी में देखिए, डी में देखिए, अब आप बताइए मुझे, आप कहते थे ना कि सर फिक्स अमाउंट होती है, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें देखो क्या हो रहा है, 1000 रुपये हो रहा है ना सर, और फिर भी आप उसको क्या बोल रहे हो, अरे फिर भी आप उसको क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर की बात ही नहीं हो रही कि जितने फैक्ट्स दिए हुए उतना देखो। बी होल्ड्स अ जजमेंट अगेंस्ट ए फॉर ₹1,000। बोथ द क्लेम्स बीइंग बोथ डेफिनेट पेक्यूनियर, बोथ लिमिटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं, और फिर फैक्ट्स देने चाहिए थे, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, तो बस रट लो, और क्या बोलूं, जब फैक्ट्स लिमिटेड है तो तुम क्या ही कर लोगे, लिमिटेड फैक्ट्स है ना इसमें, इसको बताना चाहिए था कि एक और सेम मामले में एक और जजमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में, जिसमें दोनों की पोजीशन भी सेम ही थी, या तो इसको ये बताना चाहिए था, या फिर इसको ये बताना चाहिए था कि एक और जजमेंट है जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज से ही रिलेटेड था, या तो कुछ बताना चाहिए था ना इसको, उसको बोलना चाहिए था कि एक और जजमेंट है जो किससे रिलेटेड है, उसी ट्रांजैक्शन से, विनिमय पत्र से संबंधित है। हेलो, अरे मैं कोचिंग आ जा, कोचिंग ठीक है ना, कोचिंग मिलते हैं अपन, आप आ जाइए कोचिंग, हाँ ठीक है ना सर। तो अगर दोनों ही बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, देन हाउ वुड यू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बोथ दीज टू प्रोविजंस, समझ रहे हो बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इनको थोड़ा सा और फैक्ट्स बताने चाहिए थे। अब बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, बच्चा यहाँ पे देखे करेगा दिस इज नॉट ए सेट ऑफ, लेकिन आंसर में क्या है बैरेक्ट में, उसको तुम चैलेंज भी नहीं कर सकते, एनीथिंग विच इज रिटन इन द बैरेक्ट यू कैन नॉट चैलेंज इट, बैरेक्ट में कुछ लिखा हुआ है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, यू कैन नॉट चैलेंज इट पर से, शुरुआत से उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पहुंचे, ई में आइए। जैसे अब इलस्ट्रेशन ई में देखिए, अब इलस्ट्रेशन ई जो है इसमें जो सूट फाइल किया है वो किसके लिए किया है, कॉम्पनसेशन के लिए, किसके लिए किया है सर, प्रतिकर के लिए किया है, कॉम्पनसेशन फॉर ट्रेसपास, अतिचार किया ना सर, उसके घर में आता जाता होगा, वहीं पे वो सेट ऑफ करना चाहता है किस चीज का, प्रोमिसरी नोट। अरे 1000 रुपए का क्या है सर, प्रोमिसरी नोट। अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ टोट्स क्या है सर, लॉ ऑफ टोट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं ना सर, मतलब वो नुकसान जिसको जो तय नहीं है। अगर आप देखो कॉम्पनसेशन फॉर ट्रेसपास कितना मिलेगा, ये भी देखा जाए तो यहाँ पे ये भी कोई असर्टेन अमाउंट नहीं है, अगर और ये असर्टेन अमाउंट क्लेम कर रहा है, एक निश्चित अमाउंट मांग रहा है। आप देखोगे यहाँ पे इसका और इसका दोनों का कैरेक्टर क्या है सर, डिफरेंट है। ये एक निश्चित अमाउंट होता है क्या, अरे सर बी उसके मकान से निकलता होगा, उसके पास 1000 रुपए का एक प्रॉमिसरी नोट था, तो इसने क्या सेट ऑफ करने की कोशिश करी, 1000 रुपए मांगने की, सेट ऑफ करना चाहता है, मुजरा कितने का रुपए करना चाहता है, 1000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट लगाना चाहता है। देखिए इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उसके पास क्या है सर, 1000 रुपए का वचन पत्र है। तो सर दोनों जो राशि है ना सर, दोनों निश्चित धन संबंधी मांगे का है, आप बताओ फिक्स अमाउंट है क्या, एक सेकंड आगे पढ़िए इसको, दोबारा पढ़िए इसको। A sues B for the compensation amount of trespass if B holds a promise of 1,000 rupees from A, claims to set up amount to this sum. A may recover in the suit, B may
to do so as soon as he recovers. Both sums are definite pecuniary. अब आप बताओ ट्रेसपास के डेफिनेट पिक्यूनरी डिमांड है क्या? इसमें कुछ मिस्टेक्स है सब इलस्ट्रेशंस में। तो कैरेक्टर सेम है क्या? एक ट्रेस पासर है, एक ट्रेस पासर है, एक ओनर है, एक ओनर एक ट्रेस पासर, एक होल्डर है, एक होल्डर है, एक डेटर है, और फिर भी इसको क्या कर रहा है ये? रट लो मतलब अरे ऐसे कैसे समझा? तुमको सिद्धांत समझा दिया, सिद्धांत में नहीं फिट बैठ रहा है। तुम बताओ इलस्ट्रेशन सी है। अब इलस्ट्रेशन सी को उन्होंने क्या माना है कि डैमेजेस हैं, डैमेजेस नॉट लिक्विडेटेड अमाउंट है, और वो सेट ऑफ नहीं मांगा इलस्ट्रेशन सी के अंदर। लेकिन वहीं आप आओगे इलस्ट्रेशन ई के अंदर, तो वहां पे ये क्या मान रहा है? तो भैया इसमें रटना ही पड़ेगा। डेफिनेट तो होना चाहिए ना। अब जब तो निश्चित नहीं होगा, असर्टेन नहीं होगा, लेकिन वहां पे उन्होंने देखो उसी ग्राउंड पे सी वाले में तो उन्होंने मना कर दिया कि ये भैया सेट ऑफ नहीं स्टेब्लिश हो सकता। लेकिन यहीं पे उसी डैमेजेस को ये क्या मान रहे हैं? और दोनों बातें वहां फिट नहीं है, और फिर भी वहां पे सेट ऑफ का क्लेम ले रहा है। देखा आपने इलस्ट्रेशन? तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है सर, इसको रटना ही पड़ेगा। अरे सर आरजेस में पूछे हैं सवाल, इसलिए पूछा है ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे। लेकिन तुम लोग मेहनत करो, रट लो भैया। इसके इलस्ट्रेशंस में बार बार पढ़ोगे ना आप, तो रटने में आ जाएगा कि भैया प्रोमिसरी नोट आ गया तो वो तो भैया माना है इसने। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है या फिर ये ड्रोवर है? कौन है ये जिसने बनाया है? तो ये ड्रोवर है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है। और ये कौन है? ये वही जिससे लाइबिलिटी है। लेकिन ऊपर कैसे कैरेक्टर सेम? ये ओनर है, ट्रेस पासर है, कैरेक्टर सेम है क्या? देखो फिर भी उन्होंने शौक से लिखा है बोथ सम्स आर डेफिनेट कैसे हो सकते हैं? कैरेक्टर भी तो देखो। अब यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोला इसने, क्योंकि इसको पता है ना कि कैरेक्टर तो खराब ही है, मतलब कैरेक्टर तो बिगड़ा ही हुआ है, विधि की तो बिगड़ी है, और क्या है? और फिर भी इसने क्या बोला? नहीं सेट ऑफ है ये। इनके इलस्ट्रेशन बहुत ठीक नहीं है, फंडामेंटलिस्ट गलत है इलस्ट्रेशन इनके। आगे चलिए एफ देखिए। अब क्या होता है ना सर, ये एफ तो ठीक इलस्ट्रेशन है। एफ देखिएगा एक बार सर। एफ में क्या होता है, ए और बी 1000 रुपए का सूट फाइल करते हैं, ठीक है? और सी क्या करता है, ए के खिलाफ सेट ऑफ लेके आता है। तो मना किया कि भैया देखो दोनों पार्टीज के लिए होना चाहिए, एक के लिए थोड़ी होगा। बात समझ में आई? तो सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा। इलस्ट्रेशन जी देखिए, इसको बनाते रहना, भूल जाओगे वरना। इलस्ट्रेशन जी देखिए, जी में क्या बोल रहा है सर? ए चूज बी एंड सी फॉर 1000 रुपीज। ठीक है ना? ए चूज बी और सी फॉर 1000 रुपीज। 1000 रुपीज तो सर ये इसके खिलाफ नहीं लेके आ सकता दोनों के लिए, क्योंकि पार्टीज क्या है सर? दो है, ठीक है? इलेक्शन एच देखिए, कौन सा इलेक्शन देखिए? इलेक्शन एच। एच क्या बोलता है वो सुनिए कि सर बी और सी ने, इलेक्शन एच देखिए, बी और सी ने ₹1000 का वो किया, ठीक है? बाद में सर इसकी क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई, समझिएगा एच इलस्ट्रेशन को। अब जो क्लेम बन रहा है वो बन रहा है, ठीक है? समझ में? और ए का क्लेम क्या था?
₹1500 का सेट ऑफ, तो भैया इसको क्या माना जाएगा? सेट ऑफ। 1500 सेपरेट कैरेक्टर में ऐसे में लिख रहे हैं। 1500 जो है ना सेपरेट कैरेक्टर में है। 1000 रुपए सर वो फर्म के ड्यू थे, जो उनकी पार्टनरशिप फर्म थी बी और सी की। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि मान लेंगे, तो बस मान लेंगे। नहीं ना उसमें, अरे ऐसा है प्रोविजंस में, मैं क्या करूं बताओ? अरे इलिसिट में है, जैसा है उसे मान लो, बस लिख लो, ठीक है ना? यस सेट ऑफ क्लेम। लॉजिक नहीं बात करनी है यहाँ पे, इलिस्ट्रेशंस की बात क्या नहीं करनी है, लॉजिक। बस ये कुछ इलिस्ट्रेशंस लॉजिक लेस बनाए गए हैं। ये सेट ऑफ क्लेम। आईपीसी को तो चलो जस्टिफाई किया जा सकता है, जैसे 299 का जो इलिस्ट्रेशन बता रहे हैं आप, वो तो चलो ठीक है, अंग्रेजों के टाइम का लो था, उन बंदूक उस टाइम वही रखते थे ना। लेकिन अभी बताओ कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि इसकी खुद मना कर रहा है। देखिए उसमें खुद कह रहा है, उसकी पृथक हैसियत से 1500 ऋण का दावा लाता है। जब पृथक हैसियत है तो फिर उसमें मुजरा कर क्यों 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 कर सकेगा भाई? पहले वाले ने बोल दिया सेम कैरेक्टर फिल कर। आप देखोगे तो ये तो भैया, ये तो है एजेंसी। क्या है अपने? एजेंसी है, एजेंसी टॉपिक है ना अपना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एजेंसी है, सेक्शन 182, 183, 184, वो एजेंसी है। और ये सिंपल एक ऋणी था। अब ये इसको 1500 लेके आ रहा है, इन्हें डिफरेंट एंटाइटल्ड, ये डिफरेंट कैरेक्टर। लेकिन अब ठीक है, जो है वो है। मुझे लगता है शायद ये मर गया, इस वजह से इन्होंने उसको भूल चूक माफ करी और एजेंसी को, क्योंकि एजेंसी खत्म हो गई ना मरने के बाद। मुझे लगता है इसका लॉजिक ही हो सकता है, डेथ को जाती है खत्म। लेकिन सर उसकी तो वो सर एजेंसी को वो करता था, ना कि अकेले बी को। तो सर एजेंसी चुकाने के लिए लायबल है ना, वो थोड़ा ना सर लायबल। कैरेक्टर देखो तुम यहाँ पे, कैरेक्टर फिल हो रहा है? नहीं हो रहा ना, लेकिन सेट ऑफ है ना। सर ए में भी होना चाहिए फिर तो सेट ऑफ। देखिए ये कुछ इलिस्ट्रेशंस ना बहुत फालतू है। मैं इसमें मुल्ला में देख लूंगा, वहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा, मैं मुल्ला पढ़ लूंगा इसके 2-3 इलिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कुछ एक्सप्लेनेशन दी होगी, क्योंकि मुझे इनके इलिस्ट्रेशंस नहीं मिली। इनको रट लो, हर चीज समझने की नहीं होती है। और ये जो इलिस्ट्रेशन आगे ना अगर ऐसे, तो फंसोगे फिर। आप मुझे बताओ, जब कैरेक्टर फिल नहीं हो रहा है, एक तो प्रोमिसरी नोट वाला, एक तो ये ई वाला इलिस्ट्रेशन, ई में दिक्कत है। सर ये तो हाई कोर्ट में सी और ई रजिस्ट्रेशन मिला के कोई एक सवाल दे दिया तो फिर दो कंसेप्ट हो जाएंगे। तो 3 इलेक्शन है, कौन कौन से? डी, ई और एच, ये 3 इलिस्ट्रेशन है, इनको रट लेना भैया प्लीज। इनके आंसर नहीं है सर, आप बताओ। बुक में भी इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, क्योंकि बुक्स अगर क्रिटिसाइज करेगी तो फिर ठीक नहीं है ना। आप बताओ, कैरेक्टर फुलफिल नहीं हो रहा है, सेट ऑफ कैसे हो सकता है? असर्टेन अमाउंट नहीं है। अरे भैया डैमेजेस क्या है, आप बताओ। डैमेजेस तो अनसर्टेन है ना, क्या नुकसान की रकम तय हो सकती है क्या? सर उसमें तो फिर भी लिखा होता है एज सून एज एनी कवर्स, मतलब जब तक अगर वो असर्टेन हो जाता है अमाउंट तो कर सकता है, लेकिन वो सेम कैरेक्टर था ही नहीं। इसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं इसमें, देयर आर सम प्रॉब्लम इन दोस इलिस्ट्रेशंस, ठीक है ना? उनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, हमेशा नहीं कह सकते कि इनमें मिस्टेक्स नहीं है, देयर इज सम मिस्टेक इन दोस इलिस्ट्रेशंस। ये तो हो गया सर लीगल सेट ऑफ। किसकी बात होगी? इलिस्ट्रेशंस पूछ सकता है, सिर्फ प्री में पूछेगा, मेंस में नहीं देगा इन सबको। ही विल नॉट आस्क दोस क्वेश्चन इन मेंस, ये प्री में आएगा, क्योंकि प्री में सवाल इलिस्ट्रेशन ए आ चुका है इस बार। प्री के हिसाब से याद रखना, रट लेना, बार बार पढ़ो, रट लो। जब नहीं समझ में आ रहा क्या करें, क्योंकि देखो सिद्धांत मैंने बता दिया। अरे भैया कंसेप्ट बता दिया, ये कंसेप्ट होना चाहिए। अब तुम कह रहे हो सर ये तो कैरेक्टर फिल नहीं है, बैरेट में लिखा है, तो फिर सेट ऑफ क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता भैया बैरेट में क्या लिखा है। लेजिस्लेटिव एरर भी तो होती है ना, क्या होती है? लेजिस्लेटिव एरर, कानून बनाते समय उनकी भी तो भूल हो सकती है ना। क्योंकि हम जो सिद्धांत है, देखिए लॉ में 99% हर सब कुछ सही है, 1-आधा% मिस्टेक हो सकती है। जैसे सीआरपीसी पढ़ते हैं, वहां पे 207, 208 में मिस्टेक है, था ना कोर्ट ऑफ सेशन में। अब वहां पे इतने सारे मिस्टेक्स है, तो एक आधी मिस्टेक हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। लेकिन अगर 3 इलिस्ट्रेशंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं, तो फिर रट लो। क्योंकि अगर सवाल आ गया, क्योंकि हाई कोर्ट तो बैरेट को सही मानेगा ना, तुम्हें सही मानेगा क्या? तो तुम बहस करोगे उसके ऊपर, हाँ, इश्यू ऑफ लॉ और फैक्ट करोगे।
हाई कोर्ट में तो एडवोकेट दिखा देगा सर दिस इज द इलस्ट्रेशन एंड दिस। हाई कोर्ट जस्ट थोड़ी सुनेगा तुमसे, हाई कोर्ट जस्ट थोड़ी ना मेरे को या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला के पूछेगा कि ये इलस्ट्रेशन सही है या नहीं है, सही नहीं है तो इस पे एक्सप्लेनेशन दीजिए, कहेगा क्या? इतना टाइम है उनके पास एक एक सवाल के पीछे, इसलिए भैया रट लो, लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा सेटअप होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। क्या बोला था मैंने? इसका हिंदी में क्या नाम बताया था? हिंदी में क्या नाम बताया था इक्विटेबल सेट ऑफ का? आज ही बताया था ना सुबह सुबह, न्याय संगत मुजरा, न्याय संगत। अभी क्या होता है इसको सुनिए, इसको सुनिए सर। कोर्ट जब डिक्री या जजमेंट देगा, कोर्ट क्या जब डिक्री या न्यायालय जब डिक्री या निर्णय देगा तो उस टाइम पे न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय अपने मन से, न्यायालय अपने मन से इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, किसको? इक्विटी को, साम्यता को, साम्यता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय क्या करेगा सर? सेट ऑफ को आदेश देगा। जाके पढ़िए एक बार ऑर्डर 19, ऑर्डर 20, रूल 19 सब रूल 3 पढ़िए एक बार। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसका कोई नियम भी नहीं है, कोर्ट अपने हिसाब से देगा। और मुझे कभी कभी लगता है कि जो इलस्ट्रेशन है ना जिनके आंसर हमें मिल नहीं रहे, तो कोर्ट ने वहां पे क्या कर दिया है? इक्विटेबल सेट ऑफ कर दिया है। कोर्ट ने वहां क्या कर दिया है सर? मुझे अभी भी लगता है कि जो 3 इलस्ट्रेशन है ना जहां पे हमारा दिमाग खराब हो रहा है, तो ये इक्विटेबल सेट ऑफ के हैं। कोर्ट ने अपने मन से उसको, अरे कोर्ट ने क्या किया जनरल डिग्री देते समय? उसको इक्विटेबल सेट ऑफ कर दिया। मुझे कभी भी ऐसा लगता है जैसे इलस्ट्रेशन है ना, दिखा सर ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3 दिख रहा है? The provisions of this rule shall apply whether the set off is admissible under or rule 6 of order 12 or otherwise। दिख रहा है otherwise? order 8 है ना, rule 6 order 8 और otherwise, ये दिख रहा है otherwise, यहाँ लिख रहा है अन्यथा। अरे सर आपको दिखाई दे रहा है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, इस नियम के उपबंध लागू होंगे चाहे मुजरा आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा। अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या? कि कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट को न्याय संगत लगता है, मुझे लगता है जो 3 इलस्ट्रेशन है ना, कोर्ट ने उसको क्या मान लिया है? अन्यथा में मान लिया है। समझ में ही बात? मुझे लगता है वो 3 इलस्ट्रेशन जो है ना, कोर्ट ने उसको इक्विटेबल सेट ऑफ में मान के अलाउ किया है, क्योंकि फॉर्मूला तो फिट नहीं हो रहा है उसका। अरे उसके इलस्ट्रेशन का फॉर्मूला फिट हो रहा है क्या? और कोर्ट अगर सही मान रहा है तो मतलब वो इक्विटेबल सेट ऑफ मान रहा है। ये कह सकते हैं हम कि जहां कैरेक्टर फिल नहीं है फिर भी कोर्ट क्या मान रहा है उसको। तो कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं 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 यार कैरेक्टर अलग अलग है लेकिन फिर भी उस पार्टी को रिलीफ मिलनी चाहिए, कोर्ट को क्या लगता है कि नहीं यार इनके हैसियत अलग अलग है, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, कोर्ट चाहे तो उसको बोलेगा नहीं चलो ठीक है यार मान लोगे, हम लोग 1000 रुपए थे ना तेरे उस वाले चेक के लगे हुए, पार्टी करी हाँ सर दिए थे, हाँ कोर्ट फिर बोल सकता है कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मल्टीप्लिसिटी बच जाएगी। और एक कोर्ट को देखो वाइड पावर है इसमें। मुझे लगता है जो 3 इलस्ट्रेशन है जो आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो कि सर देखो कैरेक्टर फिल नहीं है इसमें, ये है सर इसमें वो नहीं है, इक्विटेबल सेट ऑफ लग गया कोर्ट ने। हम ये समझ लो कि कोर्ट ने अपने डिस्क्रिप्शन से स्वविवेक से क्या कर लिया, क्योंकि देखो वो जो लाइन है ना उसको तुम दोबारा पढ़ोगे, उसको तुम अगर दोबारा पढ़ोगे ना ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3 को, तो हम लिखा हुआ है इस नियम के उपबंध लागू होंगे चाहे मुजरा आदेश 8 नियम 6 के अधीन हो या अन्यथा अनुगेय हो। दिस प्रोविजंस ऑफ द रूल शैल अप्लाई वेदर द सेट ऑफ इज एडमिसिबल अंडर रूल 6 ऑर्डर 8 और अदरवाइज। इक्विटी को आप बंद कैसे करोगे? इक्विटी तो कैसी चीज, इक्विटी को ऐसे करेंगे कोर्ट को लगना चाहिए कि न्याय संगत क्या है, कोर्ट को लगना चाहिए कि यार जुडिशियस क्या है। इक्विटी क्या होती है? तुमने एक मीम देखा है? जैसे इधर एक यहाँ पे ग्राउंड है, इसमें मैच चल रहा है, यहाँ पे एक वो लगी हुई रेलिंग, यहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा है, हम मैच देख रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है जो एक स्टूल के नीचे खड़ा है, और यहाँ पे एक और बच्चा है जो इसे खड़ा होकर मैच देख रहा है। अब किसी को भी मैच नहीं दिख रहा, मतलब दो को मैच नहीं दिख रहा, एक ही मैच देख पा रहा है। देखा आपने वाला एक मीम देखा हो तो अब ये क्या 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 करेंगे ये लोग जो सबसे छोटा बच्चा है उसको देंगे 2 स्टूल,
जो जिसकी हाइट थोड़ी लंबी है, जो 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 बिना उसके किसी पे भी खड़े, जैसे ये है, बिना किसी खड़े पे देख सकता है, तो उसको देंगे एक स्टोन, ऐसे करके इक्विटी कर देंगे, तो वो साम्यता। एसआरए भी तो उसी पे आता रहते हैं, स्पेशल रिलीफ एक्ट। इक्विटी पर ही बेस्ड है सारे ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और इक्विटी पे इसलिए बेस्ड है क्योंकि देखिए कैरेक्टर फुलफिल नहीं है, फिर भी कोर्ट क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, तो मतलब देयर आर सम प्रोविजंस व्हिच कैन बी अलाउड बाय द कोर्ट। द कोर्ट कैन लुक एट द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। कोर्ट जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच तो देखेगा ना, कोर्ट शुड टेक द जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है ना। अब खाना खाने आना है सबको 11 तारीख को, 11 तारीख को पहुंचाना, ठीक है ना। अब एक कार्ड उसमें ग्रुप में डालूं नहीं डालूं देखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स डेस्टिनेशन मैरिज, वेरी लिमिटेड एंड फ्यू गेट्स आर इनवाइटेड, ठीक है ना, आना है। और देखिए इक्विटेबल सेटअप होता है ना, वहां पे कोई निश्चित अमाउंट हो या ना हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इक्विटेबल सेटअप में कोई निश्चितता हो या नहीं हो कोई आवश्यकता नहीं है, निश्चित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आइए। इनके डिफरेंसेस नेक्स्ट क्लास में लिख पाऊंगा, ठीक है ना। लीगल सेटअप और इक्विटेबल सेटअप और सेटअप और काउंटर क्लेम के डिफरेंसेस। क्या हो गया, व्हाट हैपन, कुछ क्या कोई